कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जादुई सैनिटाइजर। एरोली नाम के गांव में प्रांजल और धनश्री नाम की दो सहेलियां रहा करती थी। दोनों ही बचपन की दोस्त थी। दोनों के घर के हालात सामान्य थे। प्रांजल और धनश्री को अपने घर के हालातों के बारे में बखूबी पता था, इसलिए दोनों लड़कियां बहुत मेहनत करती थी। दोनों भी पढ़ाई में अव्वल गुणों से पास होती थी। वो अपने अपने घरों में अपने माता पिता का काम में हाथ बटाती थी। उसके साथ साथ कॉलेज भी जाती थी। ऐसे ही एक दिन कॉलेज से लौटते समय दोनों एक जगह बैठकर बातें कर रही थी। धनश्री, अब ये हमारा कॉलेज का आखिरी साल है। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमें किसी कंपनी में अच्छा जॉब मिलेगा। हाँ प्रांजल, हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे और जब हमें अच्छी जॉब मिलेगी तब हमारे घर के हालातों को जल्दी बदल सकेंगे। हाँ चलो, बहुत देर हो चुकी है, घर वाले हमारे आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। ऐसे कहकर दोनों अपने अपने घर चली जाती है। दिन बीत जाते हैं और दोनों ही अपनी फाइनल ईयर की परीक्षा में अव्वल आती है। उन्हें कॉलेज में भी सम्मानित किया जाता है। उनके घर वाले भी उन दोनों की बहुत प्रशंसा करते हैं। अब प्रांजल और धनश्री को एक ही कंपनी में जॉब मिल जाती है। दोनों बड़ी ही खुश होती है। अरे प्रांजल, देखो ना, हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया। हमें अच्छा जॉब भी मिला और दोनों को एक ही कंपनी भी। अभी हम हमारे घर वालों को पूरा सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कितना मज़ा आएगा ना सब साथ साथ करने में। अब दोनों सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके रोज ऑफिस जाती थी। उनके सपने वो अपनी मेहनत से पूरी कर रही थी और जीवन का आनंद भी ले रही थी। सही मायनों में वो अपनी जिंदगी को अपने तौर तरीकों के साथ जी रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी अचानक पूरे देश में एक महामारी आ जाती है और गवर्नमेंट उस महामारी को रोकने के लिए कुछ महीनों के लिए सारी कंपनियां और सारे कारोबार बंद कर देती है। लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों में वो महामारी ना बढ़े, इसलिए गवर्नमेंट ने मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने का आदेश दिए थे। ऐसे में दोनों बड़ी चिंता में पड़ जाती है और एक दूसरे से बात करने के लिए प्रांजल धनश्री के घर चली जाती है। आओ प्रांजल, 1 मिनट जरा रुको, ये सैनिटाइजर लगा लो। आजकल बाबा बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ हो ना हो, लेकिन ये सैनिटाइजर सबसे पहले लगाना पड़ता है। अरे हाँ, जहाँ देखो वहाँ सैनिटाइजर का यूज़ करना पड़ रहा है। हम तो हमारा घर भी दिन में एक बार पूरा सैनिटाइज करते हैं। घर के राशन से ज़्यादा पैसे तो इस सैनिटाइजर पे खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। अब इस महामारी से बचना है तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। लेकिन धनश्री, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। ये महामारी अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो हम कब तक हमारे घर चला पाएंगे? जब तक हमारे पास अपनी कुछ सेविंग है तब तक ठीक है। अभी हम ऐसे ही हाथों पर हाथ लिए बैठे रहे तो कुछ ठीक नहीं होगा। हमें इस समस्या का कुछ ना कुछ उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा, ताकि हम घर बैठकर भी कुछ ना कुछ कमा सके। अरे हाँ, मैं भी यही सब सोच रही थी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? इस टाइम में तो सिर्फ मेडिकल शॉप और खाने पीने की कुछ दुकानें शुरू हैं। इसके अलावा तो सब बंद ही है। दोनों बिना कुछ बोले सोचते हुए शांत बैठ जाती है और अचानक प्रांजल को एक कल्पना आती है। वो अचानक से बोल उठती है, अरे धनश्री, बगल में छुरा और गांव में ढिंडोरा, ऐसी हालात हुए हैं अपने। हम दोनों ने केमिकल से अपनी डिग्री की है और हम बिना मतलब के टेंशन लिए जा रहे हैं। अरे अभी तो हम बात कर रहे थे कि सैनिटाइज़र पे हमारा कितना खर्च हो रहा है। मतलब जितना हम लोग कर रहे हैं उतना ही खर्च देश के सब लोग कर रहे होंगे। हम दोनों को तो सैनिटाइज़र बनाना आता ही है, तो क्यों ना हम ही सैनिटाइज़र बनाकर लोगों को सस्ते में बेचें। लोगों को सस्ता सैनिटाइज़र भी मिल जाएगा और हमें कमाई का नया जरिया भी। अरे हाँ प्रांजल, बिल्कुल सही। मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं। देखा मेरे दिमाग का कमाल। रोज मेरे पास आकर कुछ ना कुछ काम किया कर, तू भी एक दिन मेरे जैसे हो जाएगी। हाँ हाँ, चल बढ़िया ही दिमाग वाली। अब ये बता, ये सब करेंगे कैसे? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब करना तो पड़ेगा। अरे हाँ यार, हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें सैनिटाइजर बनाने के लिए जो सामग्री लगती है वो लाकर दे सके। अरे हमारे पड़ोस में एक वामन नाम का लड़का रहता है जो फार्मा कंपनी में है। शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। हमें उससे बात करनी चाहिए। अरे फिर देर किस बात की, अभी लगाओ उसे फ़ोन। धनश्री वामन को फ़ोन लगाकर उसे उनकी कल्पना के बारे में बताती है। वामन भी उन्हें सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों अपने पास की बची हुई सारी सेविंग्स निकालकर वामन को दे देती है,
लेकिन उन दोनों को ये पता नहीं था कि वामन बड़ा ही लालची किस्म का इंसान है। वामन सारे पैसे लेकर कंपनी में जाता है और सोचता है, अगर मैं इन्हें सामान नहीं लेकर दूंगा तो ये कुछ नहीं बना पाएंगी। यही मौका है इनसे पैसे ऐंठने का, और उन्हें तो मुझे चुपचाप देना ही पड़ेगा। तभी वामन धनश्री को फोन करता है। देखो, मैं तुम्हें लगने वाली सारी सामग्री लाकर तो दूंगा, लेकिन मुझे भी तुम्हारे मुनाफे में समान हिस्सा चाहिए। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो कौन इतना काम करते बैठेगा। धनश्री ये सब बात प्रांजल को बताती है। उन दोनों के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। दोनों सोचकर वामन को फिर से फोन करती है। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें समान नहीं लेकिन मुनाफे में से चौथा हिस्सा देंगे। मंजूर है तो बोलो। बिना कुछ झंझट के पैसे आ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं मेरा कुछ पैसा लग रहा है इनके धंधे में। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए बस। हाँ, दूसरा कोई होता तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। अब वामन उन्हें सारा सामान ला कर देता है। दूसरे ही दिन प्रांजल और धनश्री मिलकर एक अच्छा सैनिटाइजर बनाते हैं और उसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, और लैब से भी उन्हें उनका सैनिटाइजर बेचने की मंजूरी मिल जाती है। अब दोनों मिलकर उस सैनिटाइजर को छोटी छोटी बोतलों में भर देती है और चौराहे पर अपना सैनिटाइजर का शॉप लगा लेती है। उनका सैनिटाइजर बाकी सैनिटाइजर से सस्ता होने के कारण बहुत जल्दी बिक जाता है और उन्हें अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। ये सब वामन देखता है और सोचता है, क्यों ना मैं इनका धंधा ही हड़प लूं। दूसरे दिन वामन अपने दोस्त अभिजीत को लेकर प्रांजल और धनश्री के शॉप में जाता है और उनसे बोलता है, अरे प्रांजल, धनश्री, देखो ये मेरा दोस्त अभिजीत है। इसे दूसरे शहर में बेचने के लिए बहुत सारा सैनिटाइजर चाहिए। क्या आप दोनों इतना सैनिटाइजर का सप्लाई कर पाओगी? हाँ, क्यों नहीं। आपको जितना चाहिए उतना सैनिटाइजर बना के देंगे, आप कल आ जाना। बड़ी ऑर्डर देख प्रांजल और धनश्री अपने पास के सारे पैसे वामन को सामग्री के लिए दे देती है और बनाया हुआ सैनिटाइजर शॉप में लाकर रख देती है। उसी रात अभिजीत और वामन उनके शॉप में जाकर सैनिटाइजर और सामग्री के लिए दिए पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। दूसरे दिन जब धनश्री और प्रांजल दुकान में जाती है तो देखती है उनका सारा बनाया हुआ सैनिटाइजर और सामग्री चोरी हो गई है। वो वामन को फोन लगाती है। वामन का भी फोन बंद आता है। दोनों वहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ एक जीन आता है और उनसे बोलता है, क्या हुआ मेरी बच्चियों, क्यों रो रही हो? दोनों खड़ी होकर जिन को सारी घटना विस्तार से बताती है और रोने लगती है। रोना बंद करो मेरी प्यारी बच्चियों, ये लो, ये एक जादुई सैनिटाइजर की बोतल है। इसका सैनिटाइजर कभी खत्म नहीं होगा। तुम जितना चाहे इस बोतल से सैनिटाइजर बना सकती हो। ऐसे कहकर जिन गायब हो जाता है। अब दोनों मिलकर उस जादुई सैनिटाइजर की बोतल से ढेर सारी बोतलें भर देते हैं और पहले से बहुत पैसे कमाती है। और अब दोनों पुलिस स्टेशन जाकर वामन और अभिजीत की कंप्लेंट करती है। जल्द ही पुलिस उन दोनों को ढूंढ लेती है और पूरे शहर में उन्हें गधे पे बिठाकर घुमाते हैं और उन्हें जेल में डाल देते हैं। इस तरह प्रांजल और धनश्री उस जादुई सैनिटाइजर की मदद से बहुत अच्छी कमाई करने लगी और उन्होंने गांव वालों के लिए भी बहुत सस्ते में सैनिटाइजर उपलब्ध करवा दिया। बाद में अच्छे पैसे आने के बाद उन्होंने महामारी में फंसे लोगों को राशन तथा हर आवश्यक चीज उपलब्ध करवाई। गवर्नमेंट ने भी महामारी में उनके द्वारा किए गए इस समाज कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। बहुत समय पहले की बात है। इंद्रदेव अपने इंद्रलोक में बैठकर अपने परियों से बातें कर रहे थे। सबकी कहासुनी सुन रहे थे। तभी इंद्रदेव की नजर सबसे पीछे खड़ी दो परियों पर गई। इंद्रदेव ने उनसे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने उदास और चिंतित क्यों हो? हे इंद्रदेव, हम बहुत दिनों से किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में है जो नेक दिल हो और जिसको हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र हो, और उसी व्यक्ति को हम ये हमारे पास का जादुई घड़ा देंगे जिससे वो खुद की और दूसरों की भी मदद कर सके और जन कल्याण करे। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों को खुद से ही उस नेक दिल इंसान की खोज करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत करोगी तो क्या पता बहुत जल्द ही तुम्हें वो इंसान मिल जाए। हाँ इंद्रदेव, हम आज से ही धरती लोक जाकर उस नेक दिल इंसान की खोज करेंगे। अब दोनों परियां इंसान के रूप में आकर धरती पर घूमने लगी। दोनों हर आते जाते व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानने परखने लगी, लेकिन उन दोनों को भी कोई ऐसी व्यक्ति नहीं दिखाई दी जो उस जादुई घड़े के लायक हो जिसे वो अपना जादुई घड़ा दे सके। दोनों थक कर एक नदी के किनारे बैठ जाती है। तभी उन दोनों की नजर एक नौजवान युवक कुमार पर पड़ती है। कुमार रास्ते से आने जाने वाले बूढ़े लोगों को अपने घोड़े पर बिठाकर नदी के दूसरी तरफ छोड़ रहा था। दोनों परियां कुमार को देखकर प्रभावित हुई और सोचने लगी कि क्या यही वो सच्चा इंसान है जिसे हम हमारा जादुई घड़ा दे। लेकिन उन्होंने कुमार की थोड़ी परीक्षा लेनी चाहिए।
ये तो बड़ा नेक दिल लड़का लग रहा है, लेकिन हम उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। हमें उसकी और परीक्षा लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें उसकी और परीक्षा लेनी चाहिए कि ये वाकई में अच्छा इंसान है। चलो देखते हैं। दोनों परियां बूढ़ी औरत का वेश धारण कर लेती है और कुमार जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुमार अपने घोड़े पर सवार वहां आता है और देखता है कि दो बूढ़ी औरतें वहां थकी हारी बैठी है। वो उनके पास जाकर उन्हें पानी पिलाता है और उनसे पूछता है, अरे दादी माँ, आप दोनों इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? आपको कहीं लंबे सफर पे तो नहीं जाना? मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? आप कहे तो मैं आपको पास वाले गांव तक मेरे घोड़े पर छोड़ सकता हूँ। अरे बेटा, हमें तो कोसों दूर का सफर तय करना है ताकि हम हमारे बच्चों को आखिरी बार देख सके। बहुत साल हो गए हैं उनसे मिले। पास वाले गांव तक जाकर हम क्या करेंगे? क्या पता वहां तक हम जा भी सकते हैं या नहीं। हमारी ये आखिरी इच्छा शायद ही भगवान पूरी करे। कुमार अब सोच में पड़ जाता है। उसके पास ये एक ही घोड़ा था जो उसके दादाजी की आखिरी निशानी भी थी और उस घोड़े के सहारे से ही कुमार की कमाई होती थी। लेकिन वो सोचता है कि अगर मेरे ये घोड़ा देने से अगर ये दोनों माएं अपने बेटों से मिल सकती है, उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो सकती है, तो क्यों ना मैं ये घोड़ा उनको दे दूं। कुमार अपने घोड़े को प्यार से सहलाता है और दादियों से कहता है, ठीक है दादी जी, आप मेरा ये घोड़ा ले लो और आराम से अपने बेटों से मिल के आओ। और मेरे पास ये कुछ खाने की चीजें भी है, ये भी आप साथ लेकर जाओ ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। कुमार अपना घोड़ा और सामान उन्हें दे देता है और आगे चल पड़ता है। परियों को यकीन हो जाता है कि कुमार जैसा नेकदिल और दयालु इंसान ही उस जादुई घड़े का हकदार है। दोनों परियां अपने मूल रूप में आ जाती है और कुमार को उस जादुई घड़े के बारे में बताती है और वो जादुई घड़ा और उसका घोड़ा भी उसे वापस दे देती है। कुमार ये सब देखकर दंग रह जाता है। परियां उसे बताती है कि वो उस जादुई घड़े से कुछ भी मांग सकता है और दूसरों की मदद भी कर सकता है। कुमार खुशी खुशी वो घड़ा लेकर अपने घर जाता है और अपने माँ पिताजी को ये सारी बातें बताता है। उस जादुई घड़े की मदद से कुमार और उसका परिवार एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। अपने परिवार के साथ साथ कुमार अब उस जादुई घड़े की मदद से गांव वालों की भी मदद करने लगा। उन्हें खाने पीने की चीजें देने लगा। वक्त के साथ साथ कुमार और उसका गांव बहुत समृद्ध हो गए। अब कुमार बड़ा हो गया, लेकिन उसके स्वभाव में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया था। वो हमेशा लोगों की मदद कर ही दिया करता था। ये खबर पास ही के राजा को पता चलती है और राजा ये सब देखने के लिए उनके गांव में अपने सेनापति के साथ आता है। मैं जाकर देखता हूँ आखिर कुमार ये सब कैसे कर पाता है। लेकिन महाराज, आपको ऐसे कपड़ों में कुमार पहचान लेगा। हमें गरीबों का वेश धारण करके वहां जाना चाहिए, फिर देखते हैं कि मामला क्या है। दोनों साधारण कपड़े पहनकर वहां चले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह सब तो जादुई घड़े का कमाल है। अगर ये घड़ा अपने राज्य में आ जाए तो हमारी प्रजा की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। हमारा राज्य बहुत समृद्ध हो जाएगा। लेकिन इस घड़े को हम हमारे राज्य में कैसे ले आए? तभी सेनापति को एक विचार आता है और वो महाराज से कहता है, महाराज, क्यों ना आप कुमार की शादी हमारी राजकुमारी से करवा दे, जिससे दोनों भी जगह समृद्धि ही समृद्धि हो जाएगी। सेनापति, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हम आज ही कुमार के माता पिता से बात करेंगे। राजा अपने मूल रूप में जाकर कुमार के घर वालों से बातें करता है, उन्हें सारी बातें समझाता है। कुमार और उसके घर वाले खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और कुमार की शादी राजा की बेटी राजकुमारी से बड़े धूमधाम से होती है। और इस प्रकार कुमार के गांव के साथ साथ वो पूरा राज्य बहुत समृद्ध हो जाता है। एक शांतिनगर नाम के शहर में रमेश और सुरेश नाम के दो बेटे अपनी माँ के साथ रहा करते थे। माँ उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद अकेले ही घर का गुजारा किया करती थी। उनके घर में बहुत गरीबी होने के कारण दोनों ही बच्चों को वो नए कपड़े नहीं लेकर दे सकती थी, मगर वो अपने बच्चों को हमेशा ही अच्छी शिक्षा दिया करती थी। उसके दोनों बेटे भी बड़े होशियार थे। उन्होंने उसे कभी अकेले पढ़ने नहीं दिया था। अब एक दिन सुरेश और रमेश सोचते हैं कि अरे सुरेश, हमारी माँ कितनी मेहनत करती है, क्या हम हमारी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? हाँ रमेश, यही विचार मेरे मन में कई बार आया। तो हम क्या कर सकते हैं माँ के लिए? हम कुछ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये तुम्हारा अच्छा विचार है। हम दोनों ऐसा ही करेंगे जिससे हम अपनी माँ को कुछ खुशियां दे सकें। हाँ चलो, हम कुछ काम ढूंढते हैं। अब सुरेश और रमेश एक दुकान पर पेपर बांटने का काम ढूंढ लेते हैं। वो दोनों सुबह सुबह घर जाकर पेपर बांट कर आया करते थे और उनके पैसों से उन्होंने माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। माँ, मैंने आपके लिए एक साड़ी खरीदी है, ये हम दोनों मिलकर लाए हैं।
माँ, ये साड़ी तुम्हें पसंद आई? हमने हमारी कमाई से ली है। अरे ये तुम दोनों ने कब ली और इसकी क्या जरूरत थी? अरे माँ, इसकी जरूरत थी आपको। आप हमारे लिए कितना करती हैं। अरे माँ, तुम्हारे लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना ही तो किया है। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो और मुझे भगवान की कृपा से मिले हो। ऐसा कहकर माँ ने रमेश और सुरेश को गले लगा लिया और अपना काम करने के लिए चली गई। अब सुरेश और रमेश दोनों मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे। उनकी परीक्षा में मार्क्स भी अच्छे आते थे। इसी वजह से उनसे माँ बहुत खुश हुआ करती थी। अब रमेश और सुरेश बड़े हो गए, उनकी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। वो बहुत अच्छा काम करने लगे। अब उनकी माँ को काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक दिन रमेश और सुरेश अपनी माँ से कहते हैं, माँ, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम काम छोड़ दो। दोनों बेटे यही बात बोलने लगते हैं। फिर उनकी माँ उनसे कहती है, अरे मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए ऐसा सोचा, यही बहुत है। मुझे और क्या चाहिए? अब तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा करो। अब तुम तुम्हारे बारे में सोचो कि आगे तुम्हें क्या करना है। ऐसा बोलकर माँ वहां से चली जाती है और रमेश और सुरेश अपनी अपनी सोच में डूब जाते हैं कि माँ के बोलने का क्या मतलब है। अब कुछ दिनों बाद रमेश और सुरेश अच्छी घर की लड़कियों के संग शादी कर लेते हैं और उनसे शादी करने के बाद वो एक ही घर में सारा परिवार मिलजुल कर रहने लगता है। और अब रमेश सुरेश की बीवियां अपने पति से कुछ न कुछ बात पर झगड़ा किया करती थीं। रमेश की बीवी का नाम था शीला और सुरेश की बीवी का नाम था सीमा। दोनों एक दूसरे के संग बहुत अच्छी तरह से रहा करती थी, मगर उनकी माँ का कुछ भी काम नहीं किया करती थी। बच्चों की शादी हो जाने के बाद उसके बेटों ने उससे कहा था कि अरे माँ, अब तुम्हारी बहुएं आ गई हैं, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। इसी वजह से माँ अब कोई काम नहीं कर रही थी, मगर ये सब देखकर बहुएं सास से बड़ी ईर्ष्या किया करती थी और उनसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। इसी वजह से वो अपने पतियों से हमेशा माँ के बारे में शिकायत किया करती थी। शीला रमेश से बोली, अजी सुनते हो, आपकी माँ कुछ भी काम नहीं करती है और अगर बच्चों को संभालने की बोलो तो बोलती हैं कि मेरे बच्चों ने मुझे काम करने के लिए मना किया है। ऐसा बोलकर वे बात टाल देती हैं। अरे क्या बात कर रही हो ये तुम भाग्यवान, हमने तो माँ को ऐसे ही कहा था, मगर लगता है उन्होंने बहुत मन से ले लिया। चलो जाने दो ना। अब इधर सुरेश का भी यही हाल था। उसकी पत्नी भी उससे शिकायत कर रही थी। सीमा बोली, अजी सुनते हो, माँ ना कुछ भी काम नहीं करती मगर हमारे पैसों से मजे कर रही है। हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें माँ का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसा सोचकर सुरेश और रमेश एक दिन घर में बैठकर ऐसे ही गप्पे मार रहे थे। तभी माँ का विषय निकला तो सुरेश बोला, अरे रमेश, अब माँ को संभालना हमारे बस की बात नहीं है। हम हमारी माँ को किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं भेज देते? उससे हम भी खुश रहेंगे और हमारी बीवियों की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, हम ऐसा ही करेंगे। अब दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं, अब कोई टेंशन नहीं। ऐसा सोचकर दोनों भाई अपनी पत्नियों के संग सो जाते हैं। बच्चे ये सारी बातें सुन लेते हैं, मगर उन्हें ये बात पसंद नहीं आती। वो उनकी दादी के पास जाकर उन्हें एक योजना बताते हैं। दादी जी, आपको माँ और पिताजी वृद्धाश्रम भेजने के लिए सोच रहे हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा? दादी जी, मेरे पास एक अच्छी योजना है। मैं आपको एक योजना बताता हूँ, आप वैसे ही करना जैसा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, आप जैसा बताओगे मैं वैसे ही करूँगी। दादी, कल हम आपको एक बड़ा सा संदूक ला कर देंगे और उसमें आपको जायदाद के नकली कागज रख देना और घर में बताना कि ये मेरे पति ने मेरे नाम पर किए हैं। ठीक है बेटा। बच्चे रात को ही एक बड़ा संदूक लेकर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, दादी, ये बहुत ही बड़ा संदूक है और अब इसमें आप कल कुछ जायदाद के पेपर रख देना, जिससे इन्हें भरोसा हो जाएगा कि आपके पास कुछ तो पैसे हैं। फिर ये लोग आपके घर में अच्छे से देखभाल करेंगे और हम आपके साथ रह पाएंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे भी आपके साथ ही रहना है, आप चिंता मत करो। आपकी वजह से ही मैं मेरे परिवार के साथ रह सकती हूँ और मुझे क्या चाहिए इस जिंदगी में। बच्चे अपनी दादी से बड़े प्यार से मिलते हैं और उनको लेकर दादी सो जाती हैं। अब अगले दिन बच्चे जैसा बताते हैं, दादी ठीक वैसा ही करती है। अब रमेश और सुरेश को यह पता नहीं चल रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं, तभी वो कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। बेटा, अब मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ, मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं
तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम पर 50 एकड़ जमीन करके रखी है। उन्होंने कहा है कि उनके मरने के बाद जो मुझे संभालेगा उसके नाम पर ये जायदाद हो जाएगी। माँ की ये बात सुनकर रमेश और सुरेश हक्के बक्के रह जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं। रमेश सुरेश से बोला, अरे हमारी माँ के पास इतने सारे रुपए की जमीन है, क्या तुमको इसके बारे में पता था? नहीं भाई, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब सुरेश और रमेश अपनी माँ को अच्छी तरह से संभालने लगते हैं और उनकी दोनों ही बहुएं उनकी इतनी सेवा करती हैं कि माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। और बच्चे भी बड़े खुश थे कि वो अब उनकी दादी के संग रह सकते हैं। बच्चे दादी से बोले, देखो अब सब कितनी अच्छी तरह से आपसे बर्ताव कर रहे हैं, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ मेरे बच्चों, मुझे और क्या चाहिए? मुझे तुम्हारे साथ रहने को मिल रहा है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों की बातें सुन दादी बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को गले लगा लेती है और बोलती है, बेटा तुम्हारी वजह से मुझे इस घर में रहने के लिए अच्छे तरीके से देखभाल मिल रही है। अब दादी, बेटे और बच्चे खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमारे बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। वो हमारे लिए आज भी बहुत जरूरी हैं।